नमस्कार। मैं आज आप लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में बताऊंगा। आप लोग जानते हैं अभी ये 20 जुलाई 2020 को हमारे देश में लागू हो गया है दिन सोमवार से, और ये आपके परीक्षा के लिए प्री और मेंस के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ साथ हम इस देश के नागरिक हैं। हमें उपभोक्ता होने के नाते, कंज्यूमर होने के नाते हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी है। आज आप लोग जानते हैं कि हमें तरह तरह से विज्ञापनों से भ्रमित किया जाता है और उनसे प्रभावित होकर हम अपना जो खून पसीने की कमाई है, हार्ड मनी है, उसको हम खर्च करते हैं और बाद में हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 लागू था, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां जब बदलती हैं तो नियम कानून में भी बदलाव ज़रूरी हो जाता है। 1986 का जो अधिनियम था, उस समय लोगों की सीमित आवश्यकताएं थी, सीमित लेन देन होते थे। इतना ज़्यादा मुनाफाखोरी, इतना ज़्यादा चोरी, कालाबाजारी, उपभोक्ताओं का शोषण, धोखेबाजी, ये सारी चीज़ें नहीं थी। उस समय तो ये प्रासंगिक था, लेकिन यह नियम समय के साथ साथ अपनी प्रासंगिकता खोना शुरू कर दिया। एक लंबे समय से उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए एक ऐसे अधिनियम की ज़रूरत थी जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर सके। यह विधेयक, सबसे पहले हमें इस विधेयक को समझने के पहले या इस कानून को समझने के पहले संक्षेप में थोड़ा सा इतिहास भी जानना ज़रूरी है कि भाई ये सबसे पहले उपभोक्ता और विक्रेताओं का संबंध तो आदिकाल से है। ये हमें कौटिल्य की पुस्तक में भी मिलता है, लेकिन अगर हम कहें सच में ये सबसे पहले अमेरिका में लाया गया। वहाँ के राष्ट्रपति जॉन एफ कनेडी द्वारा 15 मार्च 1962 को वहाँ की संसद में पेश किया गया, और उसी की याद में हम अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय सन 1986 में 24 दिसंबर को इसे पास करके लागू किया गया, और 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 1986 का कानून हमारे देश में तब से चला आ रहा था, लेकिन अब जो लाया गया है इसे और सक्रिय, पारदर्शी, ग्राहकों के हितों के अनुकूल, वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए और अधिक प्रासंगिक किया गया है। यह विधेयक लाया तो 2018 में गया था, लेकिन 2018 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये पास नहीं हो पाया गया था। इसे पुनः 2019 में लाया गया। 2020 में अभी जो ये पास हुआ है और ये लागू हुआ है 20 जुलाई से अभी तक का, ये 8 जुलाई को पार्लियामेंट से पास किया गया। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा, चूँकि ये इसी का विषय है, इसी मंत्रालय का विषय है, इसे लाया गया, पास किया गया और 20 जुलाई से ये लागू हो गया। अब मैं इस एक्ट की, इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताऊंगा, जिसे आपको एक कंप्यूटर के नाते और एक देश के जागरूक ग्राहक के नाते जानना ज़रूरी है, ताकि जो आए दिन हमारे साथ धोखाधड़ी होती है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमें कहा कुछ जाता है और हमें जो
माल की सप्लाई होती है या वस्तुओं की सप्लाई होती है, कुछ होती है, और हमें पछतावा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। सबसे पहले इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की परिभाषा दी गई है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने उपयोग हेतु किसी सेवा या वस्तु की प्राप्ति करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। हम उपभोक्ता उस व्यक्ति को नहीं कहेंगे जो किसी सामान को खरीद कर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, हम उसे उपभोक्ता कतई नहीं कहेंगे। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने उपयोग के लिए, अपने उपभोग के लिए किसी सामान को खरीदता है। फिर आप लोग जानते हैं 1986 में जब कानून बना था, उस समय बहुत ही सीमित लेन देन थे। डिजिटल लेन देन, ई मार्केटिंग तो थी ही नहीं। ई मार्केटिंग और डिजिटल लेन देन का कॉन्सेप्ट अभी बड़े तेज़ी से बढ़ा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर हम सामान अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब से मंगाते हैं और कभी कभी धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। उससे निजात दिलाने के लिए अब इसमें अनेक और चीज़ें शामिल कर ली गई हैं। एक तो सामान लेन देन जो हम आम उपभोक्ता के नाते खरीदारी करते हैं, डिजिटल लेन देन, डिजिटल भुगतान, ई मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित कर ली गई है। अब इसमें ये और अधिक उत्तरदायी सुनिश्चित किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। किसी भी कंपनी द्वारा मानक के अनुरूप अगर हमें सामान नहीं दिया जाता, हमारा ये अधिकार है उस कंपनी के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकें, और दूसरी चीज़ हम उसका मुआवजा ले सकें। यह कोई सेलिब्रिटी है, हमें गलत तरीके से दिग्भ्रमित करता है, मिसलीडिंग करता है, जिससे प्रभावित होकर हम किसी सामान को खरीदते हैं, जिसे हमें नुकसान होता है, ये इन्हें उत्तरदायी बनाया गया है। इसमें कंपनी को भी बनाया गया है, इसमें जो उसका प्रचार करेगा उसको भी उत्तरदायी बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विषय आप लोग जानते हैं, अनेक शोषण लिखित कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होते थे। जैसे उदाहरण के लिए मकान मालिक द्वारा किराएदार से एक वैध लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही की मान्य होगा। उदाहरण के लिए एक मकान मालिक है और अपने किराएदार से 4 महीने की, 5 महीने की सिक्योरिटी मांगता है, ये तो उचित नहीं है। या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके पहले उसके साथ अनेक ज्यादती करना शुरू कर देता है, ये तो गैरकानूनी है। कोई बिल्डर है, हमें गलत प्रॉमिस करता है, गलत सर्विस देने का हमें वादा करता है, समय पर हमें उपलब्ध नहीं करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट भंग करता है, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित किया गया है। भ्रामक विज्ञापन, जैसे आप लोग जानते हैं कंज्यूमर मार्केट में इस समय ढेर सारे भ्रामक विज्ञापनों की भरमार है, जिससे हम प्रभावित होकर ना चाहते हुए भी हम सामान की खरीदारी करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बार बार किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में जाके बैठ जाता है और हम उसी चीज़ की मांग करते हैं। जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाए पेंशन लेने, ये सारे विज्ञापन। 7 दिन में अपना रंग गोरा करें, कभी ऐसा क्या संभव है? ऐसा कुछ पॉसिबल है? डर के आगे जीत है, ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो ये सारी चीज़ें हमें तरह तरह से कंफ्यूज किया जाता है। इसमें ऐसा कोई प्रचार अगर अब किया जाएगा जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, दिग्भ्रमित होता है, मिसलीडिंग के द्वारा ऐसा किया जाता है, अब इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसे भ्रामक विज्ञापन पर कंपनी के साथ साथ सेलिब्रिटी पर भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, और वो 10 लाख तक पहली बार और 2 वर्ष की कारावास, दोबारा पकड़े जाने पर 50 लाख जुर्माना और 5 वर्ष की कारावास का प्रावधान किया गया है। इसलिए अब भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगेगा, जिससे उपभोक्ता प्रभावित होकर
सामान की खरीद करता था। स्थान संबंधी परिवर्तन पर जोर दिया गया है। 1986 के अधिनियम में क्या होता था दोस्तों कि जैसे हमने मान लीजिए हैदराबाद की कंपनी से कोई सामान मंगवाया है और वहाँ हमारे साथ कोई धोखेबाजी चीटिंग हुई है, तो हमें हैदराबाद के कंज्यूमर कोर्ट में जाकर मामले को करना पड़ता था, एप्लीकेशन देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ई मार्केटिंग है। आप अपने ही क्षेत्र के न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं और ये शिकायत आपकी अपने ही क्षेत्र में ली जाएगी। तो अब इससे एक उपभोक्ता को अनेक परेशानियों से निजात मिली है। क्लास एक्शन सूट ये अमेरिका में प्रचलित है। ये क्लास एक्शन सूट क्या है, जो ये 2019 के अधिनियम में शामिल किया गया है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे अनेक शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं, उसमें से जो आयोग बनाया गया है वो स्वतः एक्शन लेगा और कंपनी पर जुर्माना भी कर सकता है, रोक भी लगा सकता है। इस अधिनियम में वस्तु की मात्रा, मूल्य, गुणवत्ता, मानक संबंधी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। किसी कंपनी द्वारा अगर जो मानक तय किया जाता है, जो मूल्य तय किया जाता है, उससे ज़्यादा अगर वो किया जाता है, ग्राहक से वसूली की जाती है, लिया जाता है, उसे किसी प्रकार की चीटिंग की जाती है, इस अधिनियम में अब उसे इससे रिलीफ दिलाया गया है। त्रिस्तरीय आयोग बनाया गया है जहां मामले की सुनवाई होगी और वो बनाया गया है जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ये पहले भी थे लेकिन ये फोरम के नाम से थे और इसमें जो मुआवजे का दायरा था या जो अमाउंट की जो वो थी वो दायरा बढ़ा दिया गया था। 1986 के अधिनियम में ये था कि आप मुआवजे की राशि 20 लाख तक जिले में कर सकते थे, लेकिन अब इसमें 1 करोड़ कर दिया गया है। पहले 1 करोड़ कि आप राज्य में कर सकते थे, अब इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ राज्य उपभोक्ता आयोग में कर दिया गया है और 10 करोड़ के ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कर दिया गया है। और इसके बाद भी मामला अगर सॉल्व नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय में चुनौती इसके संबंध में दी जा सकती है। तो अब ये त्रिस्तरीय आयोग बनाया गया है, एक जिले में, एक राज्य में और एक केंद्र में। और इसमें एक जो बनाया गया है, एक प्राधिकरण बनाया गया है, वो है केंद्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस अथॉरिटी, जो ये पूरे राष्ट्र संबंधी मामले, पूरे देश के मामलों की उपभोक्ताओं संबंधी मामलों पर नज़र रखेगी, उपभोक्ताओं के हितों पर नज़र रखेगी, उपभोक्ताओं के शिकायतों पर ध्यान देगी, उपभोक्ताओं को रिलीफ देने का काम करेगी। साथ साथ मीडिएशन सेंटर बनाया गया है। मीडिएशन सेंटर ये है कि जिसमें अगर उपभोक्ताओं को कोई शिकायत है तो पहले ये आयोग द्वारा एक मीडिएशन की व्यवस्था की जाएगी कि कोई बीच का व्यक्ति दोनों के बीच सुलह कर दे, जो प्रोडक्ट किया है माल का या किसी कंपनी या उपभोक्ता के बीच। अगर मामला नहीं सॉल्व होता है उसके फिर आगे ले जाया जाएगा। साथ साथ बनाया गया है मॉनिटरिंग सेल, जो ये सेल ऐसा है कि जो ये देख रेख करेगा, उपभोक्ताओं के हितों की, मामलों की, केसों की देख रेख करेगा। तो मुख्य रूप से ये प्रोविज़न जो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अभी जो 20 जुलाई से लागू किया गया है वो लाया गया है। इसको और अधिक बृहत प्रासंगिक बनाया गया है। सेलिब्रिटी जो अपने लाभ के लिए लोगों को कंफ्यूज करते थे, भ्रमित करते थे, लोग प्रभावित होकर कंपनियों को अनावश्यक
लाभ का कारण बनते थे, कंपनियां इसी माध्यम से लोगों को चीटिंग करती थी, उन सब से निवारण किया गया है। और इस अधिनियम में जो पहले 1986 का अधिनियम था उसमें 8 अध्याय, उसमें 4 अध्याय और 29 धाराएं थी, लेकिन अब इस अधिनियम में 8 अध्याय और 107 धाराएं कर दी गई हैं। तो मित्रों, दोस्तों, ये जो कानून है अब उपभोक्ताओं के हितों की और अधिक बेहतर तरीके से पहले से जो होता आया है और अच्छे तरीके से मजबूत बनाकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, ताकि उनके साथ किसी प्रकार की मिसलीडिंग, किसी प्रकार की चीटिंग, उन्हें किसी प्रकार का धोखाधड़ी, गलत सामग्री उनको प्रदान करना, उन्हें कहना कुछ और उन्हें कुछ और वस्तुएं प्रदान करना, जो आजकल हो रहा है। जैसे अभी आप लोग अक्सर सुनते होंगे, जो ये ऑनलाइन जो ई मार्केटिंग कंपनियां हैं, मोबाइल कोई कंज्यूमर मंगाता है, ढेर सारे केसेस आए हैं, मंगाता मोबाइल है, उन्हें डमी मोबाइल भेज देते हैं या कुछ और भर के भेज दे जाते हैं। तो ये सारी शिकायतें बड़े पैमाने पर आ रही थी, और इस शिकायतों को दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है, जिसमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। दोस्तों, ये करेंट का टॉपिक है, ये आपकी परीक्षा प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। ये मेंस यूपीएससी में सेकेंड पेपर में आप लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन 2018 में आया भी है, ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। तो इस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन आपका बन सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं लिखिए, साथ साथ इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। यह महत्व को बताइए, इसके क्या महत्व है। तो इन संबंध में आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको तैयार करना है। थैंक यू। मेरा आज यहीं तक रहेगा। आप लोगों को इसे बेहतर तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद।